की सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान पे बाद में आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी खबर जो है वो ईरान और इसराइल के बीच में जो एक लड़ाई चल रही है वो है। तो पहले उधर चले जाते हैं, वहां पे कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो अब मगरिब को बीच में आना पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल की सांस उखड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इसराइल को बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन जो इसराइल के साथ हुआ वो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। ज्यादा जानी नुकसान तो अब जो है वो हुआ वहां पे ईरान में, और उनके बड़े बड़े कमांडर जो है वो शहीद हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उनके मुताबिक ईरान के एक बड़े इंटेलिजेंस चीफ जो है पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काजमी और उनके नायब, ये दोनों इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। ये अभी लेटेस्ट इत्तला है। इससे पहले ये भी क्लेम किया गया कि यमन के अंदर हौसी जो एक मलेशिया है उसके चीफ, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। तो ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। उनके जनरल शहीद हो रहे हैं, उनके साइंटिस्ट शहीद हो रहे हैं, उनकी जो साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जो फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये ईरान के साथ हो रहा है, लेकिन ये मुसलमान मुल्कों के साथ होता चला आया, लंबे अरसे से हो रहा है। इसलिए वो बड़ी खबर बनती नहीं है। बड़ी खबर बनती है जब इसराइल के अंदर अटैक होता है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों से जब इत्तलात आती है कि वहां तबाही फिर गई है और वहां से इंसान भाग रहे हैं, लोग नीचे सुरंगों में घुस गए हैं, लोग बंकर्स के अंदर चले गए हैं, जो बाहर निकलता है वो मारा जाता है, और एक हू का आलम है पूरे के पूरे इसराइल के अंदर, एक खौफ की फिजा है। जब ये चीजें वहां से सामने आती हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनती। वो इसलिए कि अब तक इसराइल इस दुनिया के अंदर ऐसे जाहिर करता था जैसे उसे खौफ की चीज करनी है, या वो इस तरीके से दुनिया में रिएक्शन देता था, या ऐसे फिरता था अक़वाम मुत्तहिदा में बाकी जगहों पे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वो खुलकर कहते थे हमारी पॉलिसी है हमने बच्चों को मारना है, हमारी पॉलिसी है कि हमने इनका नस्लकुशी करनी है। वो ये कहते थे कि हम यहाँ पे इनको नहीं बसने देंगे, इलाके खाली करवाएंगे। तो वो सारी चीजें जिनको इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां कहा जाता है वो इसराइल खुलकर करता आया है। बहुत सारी करारदादें इसराइल के खिलाफ आई, बहुत सारा आलमी सतह पर एक्शन लेने की इसराइल के खिलाफ बात हुई, लेकिन जो अमेरिका की और मगरबी ममालिक की एक सपोर्ट है इसराइल के साथ, उसकी वजह से वो ये सारे मामला आज तक टैकल करता चला आया है। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसराइल जब ईरान पे अटैक करेगा तो उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। ईरान के पास कितने मिसाइल हैं इसके बारे में भी अब कुछ खबरें आ रही हैं, और ईरान कब तक लगातार ये मिसाइल बरसा सकता है इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ये जो दोबारा अटैक किया है गुज़िश्ता रात, अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो रात भर ईरान ने फिर से अटैक्स किए हैं, मिसाइल के हमले किए हैं, और बहुत बड़े और तगड़े मिसाइल के हमले किए हैं। उनके मनाजिर जो है वो देखे जा सकते हैं। खासतौर पर गजा के वो लोग जो हमेशा इसराइल की तरफ ये देखते रहते थे कि वहां से मिसाइल आएंगे और आकर हमारे इलाकों पर गिरेंगे, अब वो पहली मर्तबा विटनेस कर रहे हैं कि कहीं और से मिसाइल आ रहे हैं और वो आकर वहां गिर रहे हैं जहां से मिसाइल आया करते थे। यानी जिधर से मिसाइल लॉन्च होते थे इसराइल से, अब इसराइल के अंदर जाकर मिसाइल गिर रहे हैं, और ये ईरानी मिसाइल है। अगर आप उनकी ऑडियो सुने तो वो अरबी बोलते हैं लोग, और वो बड़े पुरजोश हैं, बच्चे नारे लगा रहे होते हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं, बल्कि उन मिसाइलों को वेलकम कर रहे होते हैं जो जाकर इसराइल में गिरते हैं। यानी यहां मैं वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर ये लोग ऐसे देख रहे हैं मिसाइल गिरते हुए कि जैसे उनकी सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं, उनकी सारी विशेष उन मिसाइलों के साथ है कि रास्ते में तबाह होने की बजाय वो मिसाइल जाए और जाकर अपने टारगेट को हिट करे। तो जब जब कोई टारगेट पे जाकर मिसाइल गिरता है, चाहे बैरूत से लोग देख रहे हैं, चाहे लोग खड़े होकर देख रहे हैं गजा से, वो फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो उसके ऊपर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। तो यहां क्योंकि एक रिफ्ट पैदा हो चुकी है इस रीजन में, और एक लगातार लड़ाई इसराइल और इस खित्ते में बाकी जो मुसलमान लोग हैं उनके बीच में चल रही है, स्पेशली गजा और बैरूत पे जैसे ये अटैक करते हैं, दीगर जगहों पे करते हैं, तो इसकी वजह से एक रिफ्ट है और वो अब नजर आ रही है। यानी हमने ये मनाज़िर भी देखे हैं कि जब कभी गजा के अंदर आकर बम गिरते थे तो इसराइल में पहाड़ियों पर बैठे हुए बहुत सारे इसराइली लोग जो है वो सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे, खुश हो जाते थे। अब उसी तरह के मनाज़िर हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं कि वहां से भी लोग नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बाद लोग सीटियां बजाते हैं, और वो उसी तरह महसूस हो रहे हैं जैसे उनकी अपनी तबाही के ऊपर इसराइल के लोग महसूस होते थे। तो ये पूरा खित्ता एक जंगी जुनून की लपेट में है, और ये मामला अभी इस दफा तो इसराइल ने शुरू किया, और नॉर्मली इसराइल ही शुरू करता है क्योंकि वो गजा को खाली करवाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आप उठा लें, जितनी भी बातें आज तक आलमी सतह पे हुई हैं, यूरोपीय यूनियन के आप उठा लें डॉक्यूमेंट्स, वो भी यही कहते हैं कि इसराइल ज्यादती कर रहा है, ज्यादती बंद करे। फलस्तीन को तस्लीम करने के बारे में कुछ और ममालिक जो है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ जो जुल्म और जबर हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टें आती है कि उनको इमदादी सामान नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें नाज़रीन जो ईरान है उसकी जानिब से एक वार्निंग मैं सुन रहा था, और वो वार्निंग बाकायदा जारी की गई है। वार्निंग ये है कि मकबूजा इलाकों के रिहायशियों के लिए ये वार्निंग है। अब ये मकबूजा इलाके वो कहते हैं जो इसराइल के एरिया थे। ईरान का ये मानना है कि ये इसराइलियों की अपनी जगह नहीं है, ये वहां फलस्तीनियों की जगह है, वो इसके मालिक है, और उनसे ये जगह छीनी गई है, तो ये लोग काबिज हैं, वो इन्हें मकबूजा कहते हैं। मकबूजा इलाकों के रिहायशियों के लिए वार्निंग है। बेयारो मददगार, करप्ट और मुजरिम नेतन्याहू सरकार ने फिर से जारहियत की है। उसकी गलतियों का नतीजा तबाहकुन निकलने वाला है। बच्चों के कत्लेआम करने वाले मुजरिम रजीम को सबक आमोज और अफसोसनाक रद्द-ए-अमल देने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। ईरान के बहादुर और ताकतवर मुसल्लह अफवाज के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। बहादुर ईरानी जंगजुओं के तबाहकुन जवाबी हमलों का दायरा मकबूजा इलाकों के तमाम हिस्सों पर मुहित होगा। ये वार्निंग दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम जितने मकबूजा इलाके हैं उन तमाम के ऊपर अब अटैक करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों की ये वार्निंग है, मकबूजा इलाके खाली कर दिए जाएं क्योंकि मुस्तकबिल में आपके रहने की ये जगह नहीं बचेगी, और यदि ये जगह इस काबिल नहीं होगी कि आप यहाँ पे रहें, लिहाजा इलाका आप खाली कर दें। हालिया रातों में यह तजर्बा, या जो भी हालिया रातों में अटैक किया गया ईरान की जानिब से, वो हसास इमारतों और अहम अहदाफ तक महदूद रहा है। जो मौजूदा रजीम के अहम अहदाफ है वहां तक महदूद रहा है, लेकिन अब ये हमले शिद्दत इख्तियार करेंगे। अब ये बता रहा है ईरान के जनाब अब हम हमले का दायरा बढ़ाने वाले हैं, लिहाजा सिविलियन यहां से निकल जाए और जाए।
और यहां पे जो रिजीम है नेतन्याहू का, ये बड़ा जालिम है, ये बच्चों को कत्ल करता है और अब इन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। और ये लड़ाई इसराइल ने शुरू की है, जिसके नतीजे में, जारहियत के नतीजे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसका जवाब देने के अलावा। तो ये है नाज़रीन ईरान का मौक़िफ़। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि बाकायदा जो सुप्रीम कमांडर है उन्होंने ये कह दिया ईरान के कि जनाब हम तो अब एटम बम बनाएंगे, अगर आप बना सकते हैं, आप रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? आपके पास अगर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकते? आप होते कौन है ये फैसला करने वाले कि हम क्या रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे? तो ये अब इस मौके के ऊपर ईरान आ गया। ये वही ईरान है जो कॉपरेट करता था, ये वही ईरान है जो एग्रीमेंट साइन करता था, ये वही ईरान है जो इंस्पेक्शन भी करवाता था, ये वही ईरान है जो डील भी करना चाहता था, ये वही ईरान है जो बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे बार बार आता था, बल्कि मुज़ाकरात जारी थे जब इसराइल ने अटैक किया और उसके बाद मौखिर हो गए। अब वही ईरान कह रहा है कि हम बनाएंगे बम। देखिए, ईरान के अंदर ये सोच मौजूद थी कि वो एटमी कुव्वत बने या ना बने, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में इस हमले के बाद बड़ी क्लैरिटी होगी कि अगर हम एटमी कुव्वत होते तो इसराइल इस तरह से हमारे ऊपर मिसाइल हमलों की जरूरत ना करता और ऐसे हमारी पूरी फौजी क़यादत को एलिमिनेट ना करता या फौजी क़यादत के ऊपर अटैक ना करता। कुछ और इतलात भी आ रही है ना, और ये इंटरनेशनल मीडिया में छपी है। इसराइल ने दावा किया है और अमेरिकन सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया इसराइल की जानिब से कि हमें इस वक्त एग्जैक्ट आइडिया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह को कहां पे शहीद किया जा सकता है और हम ये कर सकते हैं, वो हमारे निशाने पर है, हमारे पास ये मौका है और हम उन्हें शहीद कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ को, इंटेलिजेंस चीफ को और बाकी बहुत सारे पास तरह इनकलाब के चीफ को इन्होंने हिट किया, तो उन्हें लगा कि अब हम ये भी हिट कर सकते हैं। तो इसराइल ने जब डोनाल्ड ट्रंप को ये प्लान दिया तो अमेरिकन मीडिया ये क्लेम कर रहा है, पता नहीं ये सच्चा या झूठा है, लेकिन अमेरिकन मीडिया का क्लेम है और वहां पे डिफरेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर ये चल रहा है। क्लेम ये है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अमेरिकी मफादात के ऊपर ईरान ने कहीं पे अटैक नहीं किया, तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई इस लेवल तक बढ़ जाए और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मुदाखलत की है बकौल उनके। हो सकता है ये सच हो सकता है झूठ हो, लेकिन इसराइल ने अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक, जो खबर बाहर आई उसके मुताबिक, इसराइल ने अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मांगा था खमीनी साहब के लिए कि वहां पे अटैक किया जाए, लेकिन वो मना कर दिया गया। दूसरी जानिब हालात इसराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जी कि मैं अब लड़ाई रोक दूंगा और मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं, ईरान और इसराइल के दरमियान जल्दी अमन कायम हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है प्यूटन से, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया है कि चीन का और रशिया का कुछ ईरान के साथ ऐसा ताल्लुक है कि वो ईरान को मजीद हमले करने से रोक सकते हैं या इस मामले को कूल डाउन कर सकते हैं। लेकिन ईरान का जितना बड़ा नुकसान हो गया ना, ईरान को इस बात में कायल करना भी मुश्किल है कि वो फौरी तौर पे ये हमले बंद कर दे, और ईरान हमले बंद करते करते भी बहुत सारे मिसाइल दाग देगा। ईरान के पास मिसाइल कितने हैं ये पहले बताता हूं, फिर ये बताता हूं कि नेतन्याहू अब क्या चाहता है, और उसको ये समझ आ गई है कि अकेला इसराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, आप ईरान का मुकाबला तब तक नहीं कर सकते ये सारे मिलकर भी जब तक ये ईरानी सरजमीन पर नहीं उतरेंगे। ईरान के अंदर तो कोई इनकलाब ला नहीं सकते, कोशिश है उनकी वहां रजीम चेंज कर दिया जाए किसी तरह, और जो एक इनकलाब के नतीजे में हुकूमत बनी हुई थी उसको खत्म करके जो पुराना हुकूमत का एक स्टाइल था जो मगरब के साथ कॉपरेट करके चलते थे, वो हुकूमत लाके बैठा दी जाए। लेकिन ईरान के अंदर ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। वो बड़े तगड़े हैं, उनकी बड़ी फोर्स है, बड़ी ताकत है उनकी। अब अगर ये नहीं कर सकेंगे तो फिर इनको ग्राउंड पे अपनी फोर्सेस उतारनी पड़ेगी ईरान में। अब यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है कि 6.5 लाख फौज के साथ लड़ना भी तो आसान है ना, बहुत मुश्किल है, लड़ नहीं सकते, और उनके पास रिजर्व में भी बहुत सारी फौज है ईरान के पास, तो ये एक नई मुसीबत बन जाएगी। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि इसराइल अपने टारगेट्स अचीव करता चला जा रहा है एक एक करके ईरान में। मिसाल के तौर पर अभी जो नई शहादतें हुई हैं ईरानी जनरल्स की, इनसे यह पता चलता है कि ईरान के अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस बदस्तूर मौजूद है और उस नेटवर्क को ईरान अभी तोड़ नहीं पाया। ईरान को हर हाल में इसराइली इंटेलिजेंस को नाकाम बनाना पड़ेगा। अब चाहे वो डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए आते हैं, चाहे वो किसी और तरीके से आते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए आते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स उनके ऐसे हैं जिनके देखो ह्यूमन रिसोर्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है। जब तक जमीनी मदद ना हो तब तक आप इतने बड़े टारगेट अचीव कर नहीं सकते। तो इसराइल का जो नेटवर्क काम कर रहा है ईरान में, ईरान को उसको तोड़ना पड़ेगा। वो उसको तोड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। अब देखें ना, अमेरिका के पास भी सारी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन मुल्ला इब्राहिम सदर को 20 साल तक उनका ख्वाब ही रहा कि हम पकड़ लें या मार दें, नहीं कर सके। बहुत सारे और तालिबान कमांडर थे, मुल्ला उमर काबू नहीं आए उनके। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान आ गए, यहां पे आके उनके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया। अफगानिस्तान में जब तक वो था उसामा बिन लादेन काबू नहीं आए। बहुत सारे और तालिबान कमांडर हैं, हक्कानी है, पूरा उनका नेटवर्क है, और दीगर तालिबान है, वो कभी काबू नहीं आए। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, नेटो ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ये समझ गए थे कि हमने किस तरीके से अपने आप को छुपाना है। उनकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती थी, जबकि ईरान में इंफॉर्मेशन लीक होती है। उसकी वजह यह है कि ये एक मुनज़्ज़म फोर्स है ना, टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल करते होंगे, और साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का एलिमेंट भी होता है। तो ये जरा डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ईरान को ये चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब नेतन्याहू के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अमेरिका तो चाह रहा है कि जंग रुक जाए, यूरोप इसके अंदर पड़ गया, बर्तानिया ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने ऑफर कर दिया कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, जंग बंद कर दें। जो ईरान के इत्तेहादी है उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं, तुर्की से राब्ता किया जा रहा है, पाकिस्तान से राब्ता किया जा रहा है, बाकी मुल्कों से, सऊदी अरब से, कि किसी तरह चीजों को कूल डाउन करे। जबकि जो मुसलमान मुल्क है वो पूरी कुव्वत से ईरान के साथ खड़े, हथियारों के साथ तो नहीं खड़े, फिजिकली तो नहीं जाके लड़ रहे, लेकिन वो इखलाकी नुक्ता नजर से वो ईरान को कह रहे हैं जी आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई, आप जो कर रहे हैं हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसराइल ने आपके ऊपर पहले अटैक किया, उसने जुल्म किया, उसने जबर किया, वो जिम्मेदार है, उसके ऊपर आप जवाब दे दें। तो पाकिस्तान हो या तुर्की हो या सऊदी अरब हो या यूएई के दीगर ममालिक हो, भी वहां पर उन्होंने जीसीसी की मीटिंग भी बुला ली है, और ये जो जीसीसी है इसकी मीटिंग के अंदर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है,
इसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। ये तमाम ममालिक ईरान के सामने वाली साइड पे है। सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इसमें सऊदी अरब है, उसके बाद जो है ओमान एक बड़ा मुल्क है, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई। ये 6 ममालिक अब बैठेंगे और इस सूरत के ऊपर जायजा लेंगे, क्योंकि इस जंग के बाद आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत कुछ बढ़ी है। लेकिन जैसे तेल की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया और फौरी तौर पर पाकिस्तानी आवाम के लिए तेल की कीमत बढ़ा दी। यानी लगभग कोई 5 रुपए के आसपास, 4 रुपए 80 पैसे इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है और 7 रुपए 95 पैसे, लगभग 8 रुपए इन्होंने डीजल के ऊपर कीमत बढ़ा दी है। अंदाजा करें गुज़िश्ता कई महीनों से लगातार आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही है और पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही पता चला कि आलमी मंडी में ऊपर का ट्रेंड है तो फौरी तौर पे धड़ाधड़ इन्होंने आलमी मंडी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए पाकिस्तानी आवाम को जो रिलीफ देना था वो देने की बजाय उनकी जेब से मजीद पैसा छीनने का बंदोबस्त कर दिया है। नाज़रीन, इस्राएली शहरी जो है वो खुद को अब गैर महसूस कर रहे हैं। जो वीडियो आ रही हैं उनमें यही दिखाई दे रहा है। अगर ईरान ये हमला कंटिन्यू रखता है अगले चंद दिन के लिए तो याद रखिएगा कि नेतन्याहू के लिए बड़ी सियासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और हो सकता है कि इस्राएली शहरी ही नेतन्याहू के खिलाफ हो जाए और उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि उनके ऊपर भी बम गिरेंगे। वो यही सोच रहे थे कि हम ही बम गिराएंगे हमेशा, हमारे ऊपर तो आयरन डूम की छतरी है और वो छतरी किसी बम को हमारे तक पहुंचने नहीं देगी। लेकिन अब बिल्डिंगें भी गिर रही हैं, इमारतें भी तबाह हो रही हैं, इंस्टॉलेशन भी तबाह हो रही हैं, एनर्जी जहां पे ये स्टोर करते हैं या जो इनके एनर्जी के प्लांट्स हैं वो भी तबाह हो रहे हैं, जहां पे इनका फ्यूल के स्टेशन है या डिपोज है वो भी तबाह हो रहे हैं। तो जब इतनी तबाही फैल रही है और ये तबाही आने वाले वक्त में मजीद फैलेगी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कुछ और मिसाइल्स हैं जो अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए। अभी तक जो फतह 2 है उसको इस्तेमाल नहीं किया और जो सेजल है उसको इस्तेमाल नहीं किया। ये 2 बड़े खतरनाक हथियार हैं ईरान के पास, लेकिन ईरान ने इन दोनों हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा है, ये मैक 5 की रफ्तार से जाते हैं, यानी बहुत तेज रफ्तार ये मिसाइल्स हैं और ये उसकी बेस्ट रफ्तार के ऊपर जाते हैं। और ये काला वाला मिसाइल अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये ईरान का बना हुआ मिसाइल है। ये 1400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये वॉरहेड को भी ले जाता है और खासा तगड़ा मिसाइल है। ये अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया। फिर सेजल मिसाइल जो है ये भी ईरान का बनाया हुआ मिसाइल है, इसको भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। 2000 से 2500 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, यानी बड़े आराम से ये इसराइल के हर कॉर्नर को निशाना बना सकता है। और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल इसके अंदर इस्तेमाल होता है और ये भी एक बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है। 10 मीटर की रेंज के अंदर गिरता है, जहां पे आपने मारना है ये मैक्सिमम अगर इसके अंदर एरर आएगा तो 10 मीटर का आएगा, 2500 किलोमीटर दूर जाके भी। तो ये भी अपने टारगेट को हिट करने वाला मिसाइल है, बड़ा मिसाइल है। तो अभी तक ईरान ने इनको इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के बहुत सारे खुफिया मिसाइल और हथियार जिनके वो तजर्बे करता रहा गुज़िश्ता 10-15 साल में, वो उसने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। और उसके पास मिसाइलों का जखीरा कितना है, इस हवाले से कुछ इतलात गर्दिश कर रही है कि अगर ईरान ये हमले 1 साल तक जारी रखे या इससे ज्यादा अरसे तक जारी रखे तब भी वो रोजाना की बुनियाद पर यह मिसाइल दाग सकता है। उसने इतनी बड़ी मिसाइल सिटी बनाई है। यानी ईरान को पता था कि एयरफोर्स उनके पास है नहीं, उन्हें यह भी आइडिया था कि बैरी बेड़ा भी वो नहीं बना सकते दुनिया की मदद के बगैर। मगरबी ममालिक उनको मदद कर नहीं रहे, उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई है कई दहाइयों से। वो बेचारे इकट्ठा ही नहीं कर पाते सामान्य हरब, या ले नहीं पाते नए तैयारे, या ले नहीं पाते नए बैरी जहाज या फाइटर्स। तो वो ये नहीं कर पा रहे थे, तो उनको आइडिया था कि एक चीज है जो वो खुद कर सकते हैं, जो उनको बचा सकती है, और वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो इसी पे अकेली पे काम किया ऐसा लगता है ईरान ने, और बड़ा टका कर काम किया है और वो काम अब दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि नेतन्याहू के पास रास्ता क्या बचा है। नेतन्याहू के पास रास्ता यह कि वो किसी तरह अमेरिका को घसीट के इस लड़ाई के अंदर ले आए। वो इंटरव्यू दे रहा था, उसने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी खिड़की में आकर भी बम लगा मेरे बेडरूम की, और ईरान ने वहां तक मारा है। और वो अपने आप को जूनियर पार्टनर कह रहा था जानबूझ के, सीनियर पार्टनर तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये लड़ाई तो डोनाल्ड ट्रंप की है, ये तो लड़ मैं रहा हूं। यानी इस किस्म का इंटरव्यू दिया नेतन्याहू ने और ऐसे शो किया एंकर के सामने कि जैसे लड़ाई तो ये डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की है, मैं तो जूनियर पार्टनर हूं, मैं तो रास्ते में खड़ा हूं ईरान के। लड़ाई तो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं, उसे कत्ल करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की भी है। तो अब पूरी कोशिश है नेतन्याहू की, उसको समझ आ गई है कि अकेले इसराइल से लड़ना, चाहे उसको जितने मर्जी हथियार फराहम किए जाए, उसके बस की बात नहीं है। 2 चीजें होना बहुत जरूरी है, दोनों में से एक चीज होना बहुत जरूरी है। या तो वो कोई रिजीम चेंज कर दे ईरान में, मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, या वो ग्राउंड पे अपनी फोर्सेज उतार दे, ऐसा रिस्क कोई ले नहीं रहा। तो वो अमेरिका को अब लड़ाई के अंदर ड्रैग करना चाहता है, लाना चाहता है, ताकि ये मामला खत्म हो। अभी कुछ इतलात ऐसी भी आ रही है कि इसराइल ने खुद से राब्ता किया मगरबी ममालिक से कि ये जंगबंदी करवाई जाए। तो क्या ईरान अब जंगबंदी पे राजी हो जाएगा? जिस तरह का नुकसान ईरान का किया गया, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक बारिश हो रही है इस वक्त इसराइल के ऊपर। कुछ रोक भी दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जाकर हिट होते हैं। तो इसराइल को पहली मर्तबा अंदाजा हुआ कि ये इतना आसान नहीं था। ईरान ने एक और फैसला भी किया है, और ये भी खबरें चल रही थी कि इसराइल के दिफा में जो ममालिक सामने आएंगे, इसराइल उनके अहदाफ को निशाना बनाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस खित्ते में बहुत सारे अमेरिकन बेड़े हैं, उनके मरीन्स हैं, उनके बहुत सारे एसेट्स हैं यहाँ पे, और नेटो के भी लोग हैं यहाँ पे, दीगर मुल्कों के। तो अगर वो कहीं इसराइल की मदद के लिए उनमें से कोई आता है तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि फिर हम उनको निशाना बनाएंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। अब आगे नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब मैंने आपको एक खबर दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरा राब्ता हुआ है। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब का बयान वाकई गलत है और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान साहब की पुरअमन तहरीक को नुकसान पहुंचा सकता है अली अमीन गंडापुर का ये बयान, और इंतजार वो लोग इस बात का कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो और वो ये मामला इमरान खान साहब के सामने रखें और उनसे पूछें कि जनाब ये तो गोलियां चलाने की बातें हो रही हैं, बंदूकें लाने की बातें हो रही हैं,
तो फिर इमरान खान साहब जो बात करेंगे उसको फिर समझा जाएगा कि वो उनकी जानिब से बयान है। दूसरा, इमरान खान साहब को ताने दिए जा रहे हैं कुछ आउट्स की जानिब से कि उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इसराइल और ईरान के मामले पे। तो भाई जिस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी, किसी से भी हो जाए, तो फौरी तौर पर इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट दे देंगे और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद उनकी सोशल मीडिया की टीम वो सोशल मीडिया पे डाल देगी। और ये बड़ा क्लियर है, ये जब भी आप उनसे पूछेंगे इमरान खान साहब को अगर 15 दिन के लिए आप अकेला कर देते हैं, आजकल उनको दोबारा से आइसोलेट किया हुआ है। और ये आइसोलेशन तब शुरू हुई इमरान खान साहब की, मुझे आइडिया हो गया था उस दिन जब इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि आसिम मुनीर साहब बुशरा बीबी साहिबा की कोई मिन्नत कर रहे थे या उन तक अप्रोच कर रहे थे अपने आप को या अपने ओहदे के लिए या कुछ तरह की चीजें इमरान खान साहब ने कही थी। मैं क्योंकि हज पे था तो मैं वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ नहीं सका, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था उसके लुबे लुबाब से। वो जो 2-4 चीजें मैंने देखी थी, मुझे उससे आइडिया हो गया था कि अब इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा सख्ती की जाएगी, क्योंकि उन्होंने दोबारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को चैलेंज किया है। और वही हमने देखा बाद में दोबारा से इमरान खान साहब का जो एक खुला बयान आया, उसके बाद इमरान खान साहब को दोबारा से कैद तन्हाई में डाल दिया गया और इतने अहम मौके पर भी उन्हें यह मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपना स्टेटमेंट जारी करें। नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो एहतजाज हुआ अमेरिका में, उस पर काफी तशवीश है और उनके हक में जो लोग आए वो सिर्फ 6 लोग थे। बड़ी मैं मोहतात अंदाजे में आपको बता रहा हूं कि ड्राइवर मिला के 6 लोग थे जो आसिम मुनीर साहब के हक में एहतजाज करने के लिए आए थे, जबकि दूसरी जानिब सैकड़ों लोग थे जो उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए थे। जो लोग आसिम मुनीर साहब के हक में एहतजाज करने आए थे, मुबैना तौर पर उन्हें पाकिस्तानी सफारत खाने ने जो है वो एंटरटेन किया है, जबकि जो बाकी मुजाहिरीन है उनको खौफजदा करने के लिए उनकी फर्दन फर्दन वीडियोस बनाई गई हैं और उनकी वीडियोस मुख्तलिफ एंगल से बनाई गई हैं ताकि उन्हें खौफजदा किया जाए कि आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी किया है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और उनके बजट के खिलाफ, और ये बताया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, अली हमजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि 111 कंपनियों को टैक्स की छूट दे दी गई है। इसमें 35 कंपनियां ऐसी हैं जो फौज की हैं। अगर आप फौज की कंपनियों को टैक्स की छूट दे देंगे तो बाकी कंपनियां फौज की कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुकाबले की तो फिजा ही आपने खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जिनमें से 35 कंपनियां फौज से मुंसलिक हैं और सारे का सारा बोझ इन 111 कंपनियों के टैक्स का जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर 10% इजाफे का एहसान जितलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 45% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। अली हमजा ने मजीद कहा कि 2022 के बाद से 3 साल पाकिस्तान की 77 साल तारीख के बदतरीन 3 साल है। फैसलाबाद में 1600 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कॉटन और गंदम समेत हर फसल की कीमत कम हुई है। महंगाई और कर्जे बढ़े हैं। शरह नमू जो है वो कम हुई है। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे जो उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया है, इस पर हम बात कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी और खबरें नाज़रीन, उन खबरों की वजह से इन इशूज के ऊपर हम पूरा फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल